हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस और इंट्रॉपी के बारे में बताया था। बिल्कुल बेसिक है, जनरल नॉलेज, जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था। आज मैं उसी टॉपिक्स को और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। आई विल स्टार्ट विद द सेम टॉपिक एंड विल प्रोवाइड फ्यू मोर इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज गिवन हियर, लुक एट। देखो क्या मैंने बताया था। मैंने आपको बताया था इंट्रॉपी इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी। व्हाट इज टी? टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और डिफरेंट केसेस बताए थे। आज मैं आपको स्टार्ट करूंगा टॉपिक से सेकेंड लॉ ऑफ thermodynamics. What I'm telling, the topic here is second law of thermodynamics. क्या कहता है? देखो, जो मैं स्टेटमेंट बार बार दोहरा रहा था, ये इसी ने कहा था। कहता है कि इंट्रॉपी जो है इनवर्स का हमेशा इंक्रीजिंग है। दो वी नो द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट बट इंट्रॉपी इज इंक्रीजिंग। ये कहता है, याद रखना। क्या बोला मैंने? एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। नाउ दूसरा स्टेटमेंट, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी क्या होती है? इंक्रीज होती है। याद रखना। कोई प्रॉब्लम? ऑल थर्ड स्टेटमेंट, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सेबल इन नेचर। जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सेबल इन नेचर होते हैं। ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? अगर किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को तुम्हें रिवर्स करना है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? फिर से मैं बताऊं कि अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सेबल इन नेचर। यू कैनॉट रिवर्स द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को फिर से बैक रिवर्स नहीं कर सकते। तीसरा स्टेटमेंट, इंट्रॉपी जो है यूनिवर्स का ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? बट हम जानते हैं कि एनर्जी जो है कांस्टेंट होता है बट इंट्रॉपी इंक्रीजिंग। चौथा स्टेटमेंट, टोटल हीट को, टोटल एनर्जी को हम वर्क डन में कंप्लीट कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ लॉस होगा एनर्जी का। यानी कोई भी इंजन की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती। ये फिजिक्स में पढ़ोगे तुम लोग। किसी भी इंजन की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती। यानी आपने बाइक में जितना पेट्रोल डाला, सारा पेट्रोल का यूज आप वर्क डन में नहीं कर सकते। यानी इंजन आपको मैकेनिकल वर्क नहीं देगा कि आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो बहुत अच्छा हो जाए तो 65% तक जा सकता है इफिशियंसी, यानी 35% वेस्टेज होता है। इसीलिए आपका इंजन चलने के बाद गर्म हो जाता है। वो गर्म क्या है? वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। और एक ही साइकिल है, एक ही इंजन है, कार्नट इंजन कहा जाता है। इसको आइडल इंजन बना जाता है। जो भी कार्नट इंजन के पास तक पहुंच जाएगा यानी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बेसिकली ये फिजिक्स की चीज़ है। केमिस्ट्री की चीज़ तो ये थी कि इंट्रॉपी के रिगार्डिंग इसने बात की थी। यही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। ये स्टेटमेंट था। यानी इंट्रॉपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब आपको पता है इंट्रॉपी ऑफ द यूनिवर्स is equal to entropy of the system plus entropy of the surrounding। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? इनवर्स, एंट्रोपी ऑफ द इनवर्स इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। अब डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ये हम जानते हैं। मैथमेटिकली याद करो मैंने क्या बताया था। मैथमेटिकली मैंने बता दिया था कि भैया डी एस इज इक्वल टू 1/t dq। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? दैट इज रिवर्सिबल, बताया था क्या। और डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी।
क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अब इसी को लेकर हम आगे बढ़ जाएंगे और कुछ डेरिवेशन को कर डालेंगे। एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडल गैस इन अ प्रोसेस। एक आइडल गैस को हमने लिया और उसका एंट्रोपी चेंज क्या है प्रोसेस के अकॉर्डिंग, वो देखो, समझो मेरी बात को। सपोज करो, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं कि सपोज करो ए से बी हम गए, ठीक है, और इस तरीके से भी गए। अब आपका ये वाला रिवर्सिबल है और ये वाला इरिवर्सिबल है, तो एंट्रोपी जो चेंज होता है वो एक चीज़ याद करना, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी जो होता है वो क्या होता है? स्टेट फंक्शन है, सब जानते हो। बिल्कुल, स्टेट फंक्शन है यानी पाथ इंडिपेंडेंट है, तो जो चेंज इन एंट्रोपी है वो भी क्या होगा? पाथ इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा। यानी सीधा सीधा हम लिख सकते हैं डेल्टा एस, कोई भी पाथ फॉलो करे रिवर्सेबल इज इक्वल टू डेल्टा एस इरिवर्सेबल। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, ये याद रखना, पाथ इंडिपेंडेंट होता है कोई भी पाथ। अब डेल्टा एस रिवर्सिबल इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। याद रखना इस चीज़ को। एंट्रोपी कोई भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, चाहे तुम किस तरीके से भी जाओ, उस पर कोई मतलब नहीं है, वो एक स्टेट फंक्शन होता है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। चलो अब जो है कि जो एंट्रोपी चेंज है, जो डेरिवेशन है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जो एंट्रोपी चेंज है वो किसी आइडल गैस के लिए, एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस इन अ प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज होगा वो कैसे होगा। देखो मैं डेरिवेशन कर देता हूँ, बुक में बहुत जगह डेरिवेशन है और बहुत जगह डेरिवेशन नहीं भी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सपोज करो स्टेट ए पे है, इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T2, और ये स्टेट बी पे है, इसका प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2 और टेम्परेचर है T2। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसके लिए एंट्रोपी चेंज का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। क्या हम लोग लिख सकते हैं? चलो, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा एस इज इक्वल टू 1/T, दैट इज इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी एस इज इक्वल टू 1/T, दैट इज डी क्यू रिवर्सिबल। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। चलो अब हम इस पे क्या कर सकते हैं, समझो। सबको पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है जल्दी बता दो? डी यू इज इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू प्लस डब्ल्यू। लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। अच्छा, W इज इक्वल टू क्या होता है? अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो क्या होता है? PdV होता है क्या? जल्दी बता दो। बिल्कुल, PV। ओके, तो यहाँ पे हम जानते हैं P एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है? P गैस। बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? DQ इज इक्वल टू DU माइनस W। बिल्कुल लिख सकता हूँ। और वर्क डन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? PdV, या P, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, P डेल्टा V, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? PdV। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो, अब मैंने ये एक्सप्रेशन तो यहाँ से ले लिया, DQ इज इक्वल टू DU माइनस W। क्या इस एक्सप्रेशन को यहाँ पुट कर सकते हैं? बिल्कुल। और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। W इज इक्वल टू DQ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं DU माइनस PV। ओके, एंड यहाँ ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? PV इज इक्वल टू क्या होता है जल्दी बता दो? nRT। तो चलो लिख दो DU प्लस nRT। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अच्छा, अब इसको हम DU को हम लोग क्या लिख सकते हैं? याद करो, NCV/dt लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, या du इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? NCP/dt। लेकिन यहाँ पे du इज इक्वल टू NCP/dt नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे dH आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे आपका क्या होता है? वॉल्यूम
वॉल्यूम वाले लेते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग लेते हैं इंथैल्पी और कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेते हैं डी यू, मतलब इंटरनल एनर्जी। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? तो मैंने यहाँ लिख दिया एन सी वी डी टी प्लस एन आर डी डी टी। अगर P के जगह मैं लिख दूँ P डेल्टा V, ठीक है, अगर P डेल्टा V लिख दूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, जल्दी बता दो, एन आर डी टी, या इसको ऐसे लिख दो P डी वी एन आर डी टी। ओके, तो पूरा वैल्यू पुट हो गया, डी यू डी क्यू का आ गया। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अब नॉर्मल एक्सप्रेशन है डी एस इज इक्वल टू 1/T डी क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? इसी को तो हम लोग लिख सकते हैं ना, डी क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी, क्योंकि सारी चीज़ें वेरी करेगी एक पर्टिकुलर, क्योंकि प्रोसेस में अभी हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट कब ले लेंगे, जब आइसोथर्मल होगा, तो हम इसमें अलग अलग प्रोसेस लेंगे। वॉल्यूम कब कांस्टेंट ले लेंगे, जब आइसोबैरिक होगा। यानी एक नॉर्मल डेरिवेशन को मैं आगे जाके कभी टेम्परेचर कांस्टेंट ले लूँगा, कभी प्रेशर कांस्टेंट ले लूँगा, कभी हीट कांस्टेंट ले लूँगा, कभी वॉल्यूम कांस्टेंट ले लूँगा। अभी नॉर्मल एक्सप्रेशन है डी एस इक्वल टू डी क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी। अब डी क्यू के जगह क्या आ गया आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन, एन सी वी डी टी प्लस एन आर डी टी। क्या आया? क्या मैं इसको यहाँ डाल सकता हूँ? बिल्कुल। नाउ हम लोग लिख सकते हैं डी एस इज इक्वल टू, डी क्यू के जगह मैंने लिख दिया एन सी बी डी टी प्लस एन आर डी टी अपॉन टी। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या बिल्कुल कर सकते हो। चलो अब मैं इसको लिखता हूँ डी एस इज इक्वल टू एन सी वी, ये दोनों क्या कांस्टेंट हैं, लिख दो एन सी वी डी टी अपॉन टी। क्या मैं लिख सकता हूँ? क्या बिल्कुल, प्लस अलग अलग कर रहा हूँ, एन आर कॉमन ले लो, क्या लिखोगे, डी टी अपॉन टी। क्या कोई प्रॉब्लम है वाली बात है? आ गया समझ में? बिल्कुल। चलो अब मैं इसको लिखता हूँ, ये कहाँ से कहाँ तक है, T1 से लेकर T2 तक है, और ये आपका कहाँ से कहाँ तक है, जल्दी बता दो। अच्छा एक चीज़ और, एन सी बी डी टी, अच्छा पी डी भी। अच्छा इसको और एक, इसको मैं ना बदलूँ, अगर मैं V इज इक्वल टू, इसको ना बदलूं और इसको नॉर्मल रहने दूं, V को PV PdV के टर्म्स में लिख दूं, तब क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ना? अगर मैं PV के टर्म्स में ना लूं, जैसे N के टर्म्स में तो इसको ले लिया, एक और भी हम कर सकते हैं, जैसे डी एस इक्वल टू डी क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी, और W इज इक्वल टू क्या होता है आपका, जल्दी बता दो, PdV होता है। और इस जगह पे मैं इसको ना बदलूं, NRDT के टर्म्स में ना लिखूं और DT अपॉन टी के टर्म्स में ना लिखूं, सिर्फ V के टर्म्स में लिख दूं। यानी अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, मैं इसको मिटा के इसको ऐसे यहाँ तक ही रहने दूं, ऐसे लिख दूं, तब क्या होगा बताओ तो? हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ऐसे कर दूं, देखो तो समझो, मैं इसको यहाँ तक ही रखूँ, PdV, सॉरी पार्डन, PdV। क्या लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल। चलो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं लिख दिया, अब एक मोल के लिए बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, CVDT, और यहाँ क्या आ जाएगा, जल्दी बता दो, PdV। क्या हम लिख सकते हैं क्या DQ के जगह? मैं बिल्कुल, मैं बदला नहीं बदल के भी काम हो सकता है। तो चलो अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, DS इज इक्वल टू DQ रिवर्सिबल अपॉन टी। होता है क्या? बिल्कुल अच्छी बात है, DQ रिवर्सेबल अपॉन टी। चलो अब DQ रिवर्सेबल अपॉन टी की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CVDT, ओके, प्लस PdV, ओके, PdV अपॉन टी। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं, PdV अपॉन टी कर दिया। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, और मुझे थोड़ा सा बता दो। इसको मैं लिख सकता हूँ DS, इसका इंटीग्रेशन का साइन तो यहीं पड़ा हुआ है, DS इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ CB बाहर DT अपॉन टी एंड प्लस PdV। अच्छा PB इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, NRT। अच्छा NRT के टर्म्स में भी हो सकता है। अच्छा PB इज इक्वल टू NRT। अच्छा DV अपॉन V, इसको ऐसे लिख दूँ, PdV अपॉन टी। चलो क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? चलो अब आपका यहाँ पे इस टर्म्स में आ जाए, और
ds का इंटीग्रेशन मैंने यहाँ से कर दिया सिस्टम a से b की तरफ, तो मेरा आ जाएगा cv dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा ln t, कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 तक। अब pdv के जगह पे मैं लिख देता हूँ pb इज इक्वल टू क्या होता है nrt होता है, nrdt, ये भी t1 से लेकर t2 तक है, तो इसमें nrt 1 मोल के लिए लिया है, तो r dt अपॉन टी कहाँ से कहाँ तक, t1 से लेकर t2 तक। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी बता दो। इसको लिख दिया डेल्टा एस इज इक्वल टू सी वी एल एन, यहाँ से कहाँ तक, t1 से लेकर t2 तक, तो लिख सकते हैं t2 माइनस t1 को लिख सकते हैं t2 अपॉन t1, ये आ गया, बहुत अच्छी बात है। प्लस r कहाँ से कहाँ तक, dt से t तक, ln क्या लिख सकते हैं फिर से, t1 से t2 तक, तो लिख सकते हैं t2 अपॉन t1। क्या इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये आपका डेल्टा x का एक डेरिवेशन इस तरीके से भी हो सकता है। अगर हम नॉर्मल पैरामीटर पे बात करें, अगर n मोल की बात करें तो लिखेंगे n cv ln t2 अपॉन t1 एंड nr ln t2 अपॉन t1। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो ये एक मोड ये भी हो सकता है, इस मोड पे भी हम लोग काम कर सकते हैं। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? अगर दिक्कत है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी। चलो अब मैं इसको रब करता हूं और दूसरे अलग मेथड की तरफ जाते हैं कि अगर ये मेथड ना लें और एक नॉर्मल मेथड पे बात करें तो फिर किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो तो चलो अब मैं इस तरीके से जाता हूं, ध्यान देना, du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू और डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डब्ल्यू। बिल्कुल सही बात है। चलो मैंने लिख दिया कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू देन माइनस डब्ल्यू। ओके, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक एक थोड़ा सा और देखूं तो कुछ मॉडिफाइड कर सकता हूं क्या? बिल्कुल। अच्छा, W इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। अब आपको पता है अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, याद आया? यस, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P गैस, दोनों ही बराबर होता है, तो हम लोगों ने सीधा लिख देना है, पार्डन, P गैस। नॉर्मल प्रोसेस की बात करो, ये सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो अब मैं इसकी जगह पे क्या वो वैल्यू पुट कर सकता हूँ, इसकी डायरेक्ट PdV की वैल्यू बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। जब मैं इसको पुट कर दूंगा तो जो मेरा नेक्स्ट डेरिवेशन वो किस टर्म में आ जाएगा, CVDT के टर्म्स में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं DQ इज इक्वल टू DU प्लस W के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, PdV, या क्या लिख सकते हैं, जल्दी बता दो बच्चों, या हम लिख सकते हैं P डेल्टा V। चलो अब इस dq की वैल्यू क्या मैं इस जगह पे पुट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल पुट कर सकते हो। तो हम लोग लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू दैट इज dq रिवर्सिबल अपॉन t, लिख सकते हैं। चलो अब इसकी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं du प्लस PdV, फिर से मेरा एक डेरिवेशन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और फिर से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं भैया सिर्फ प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है, यानी अब अगर आपसे पूछे कि प्रोसेस मेरा आइसोथर्मल है बाकी कोई प्रोसेस नहीं है, तब आप क्या करोगे? यस, तब हमारे लिए एक छोटी सी बात यहां पे आ जाएगी, ध्यान से समझना। तो वो बात क्या आ जाएगी, इस चीज को देखो। अगर सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बता दो, -2.303 nRT log V2 अपॉन V1 होगा क्या? बिल्कुल। अब आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, अगर आइसोथर्मल की बात करूं, प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, बिल्कुल आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है। आपको पता है du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, dq प्लस w होगा क्या बच्चों? बिल्कुल। चलो dq प्लस w है आपका, तो आपको पता है ये आपका क्या है, 0 है, तो dq इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, w। तो अगर dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस w हो जाएगा क्या?
बिल्कुल हो जाएगा। चलो माइनस डब्ल्यू हो जाएगा तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। अब यहाँ माइनस का साइन यहाँ पे आ गया तो माइनस माइनस प्लस आ गया, क्या कोई दिक्कत वाली बात है? तो डी क्यू या इसी को क्या लिखते हैं, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 या P1 अपॉन P2। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? ये दूसरा मैथ मोड ऑफ प्रिपरेशन है। चलो अब मैं इसको आगे बढ़ा के क्या लिख सकता हूं, अब आपको पता है डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बता दो, Q रिवर्सेबल अपॉन T। तो Q रिवर्सेबल की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 अपॉन T। ये T और ये T कैंसिल, तो डेल्टा S की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.303 nR log V2 अपॉन V1। देखो आ गया बिल्कुल। और दूसरा क्या आ जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 nR log P1 अपॉन P2। क्या आ जाएगा, बिल्कुल, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये डेल्टा एस हो जाएगा। लेकिन अगर एडियाबेटिक हो तो सबको पता है Q की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता, तो भैया डेल्टा एस हमेशा क्या होगा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए 0। इस चीज को याद रखना। आइसोथर्मल के लिए ये फॉर्मूला, इसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। 1 मोल के लिए पूछे तो n की वैल्यू 1 पुट कर देना, बाकी आपके इजीली बन जाएंगे। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। तो मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, इसको समझो। आई थिंक बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आपने इसको नोट डाउन भी कर चुके होंगे। तो ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताई थी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कैसे ढूंढते हैं। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये तो आइसोथर्मल के लिए हुआ, एडियाबेटिक के लिए हुआ, अगर आपसे कोई पूछा आइसोकोरिक एंड आइसोबेरिक प्रोसेस यानी ओवरऑल प्रोसेस के लिए कैसे डेल्टा एस ढूंढेंगे। मैं फिर से आपका एक बार डेरिवेशन ले लेता हूँ। सपोज करो अब जो दूसरा मोड है जो मैंने आपको बता रहा था वो अलग मोड को और बदल देता हूं। अगर A से B है, ठीक है, कोई आइडल गैस के केस में है, ऑल प्रोसेस के लिए यहां पे P1 V1 और T1 है और यहां पे आपका क्या है P2 V2 एंड T2 है। बहुत अच्छी बात है, क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब मैं बात करूं, आपको पता है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है तो किधर से मूव कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, जो मैं बता रहा था। अब प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है ds इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बता दो, 1 अपॉन टी डी क्यू रिवर्सिबल, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो और अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। अब हम जानते हैं एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, क्या उस चीज को समझो कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता है क्या? बस बिल्कुल, du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ओके, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं du या डेल्टा u इज इक्वल टू q प्लस डब्ल्यू। लिखते हैं क्या? बिल्कुल, सबको पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बता दो, p एक्सटर्नल इंटू डी वी। क्या हो सकता है क्या? बिल्कुल। अब q इज इक्वल टू q या dq इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं du माइनस डब्ल्यू। क्या ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, दैट्स वाई। चलो अब आपको पता है W की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया तो dq इज इक्वल टू क्या आ जाएगा du प्लस P एक्सटर्नल है तो मैं सीधा लिख दूँ PdV, क्योंकि आपको पता है P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P गैस इज इक्वल टू P, ये दूसरा फॉर्मेट है। चलो ये हो गया। चलो अब आपको पता, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज है तो याद करो CV इज इक्वल टू मैंने बताया था du अपॉन dt। फॉर 1 मोल n मोल के लिए क्या हो जाएगा du इज इक्वल टू NCV dt। क्या हो सकता है क्या? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फिर dq इज इक्वल टू दूसरा आपका क्या आ जाएगा NCV dt प्लस PdV। क्या ये एक्सप्रेशन हो गया? बिल्कुल। इस एक्सप्रेशन को क्या मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ क्या? चलो मैंने पुट कर दिया, मैंने लिख दिया ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल अपॉन t। क्या मैं लिख सकता हूँ?
बिल्कुल। देन डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सेबल के जगह मैं क्या लिखूँ, एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी अपॉन टी। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल। अब मैं इसको बदल देता हूँ किस फॉर्मेट में, यहाँ से मैं लिख देता हूँ सिस्टम ए से बी की तरफ है। चलो, इससे आपका सिस्टम ए से बी की तरफ है तो आपका क्या आ गया, समझो मेरी बात, ए से बी की तरफ में डेल्टा एस इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एन सी वी डी टी अपॉन टी प्लस पी डी वी अपॉन टी। क्या ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल। जब सिस्टम ए से बी की तरफ है तो ध्यान देना, एन सी बी डेल्टा एस इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एन सी वी डी टी अपॉन टी, कहाँ से कहाँ तक, T1 से लेकर T2 तक। अब सबको पता है यहाँ पे देखो पी वी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एन आर टी होता है क्या? चलो, तो P अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्मेट एन आर अपॉन वी हो जाएगा। तो इस P अपॉन टी के जगह एन आर अपॉन वी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख लो। लिख लिया मैंने, एन आर आर कॉमन है, डी वी अपॉन वी आ गया। अब वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक है, V1 से V2 तक, यहाँ देखो लिखा हुआ है। क्या कोई ये एक फॉर्मेट आ गया। तो दूसरा फॉर्मेट में डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी डी टी अपॉन टी क्या होता है, एल एन टी होता है क्या? बिल्कुल। T1 से T2 की तरफ प्लस एन आर क्या हो जाएगा, एल एन वी डी वी अपॉन वी क्या होता है, एल एन वी कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेकर V2 तक होगा क्या? चलो, बहुत अच्छी बात है, मैं इधर रब कर रहा हूँ देखो। चलो, अब आप मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या जाएगा, एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन होगा क्या, प्लस एन आर एल एन V2 अपॉन V1। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब ये ओवरऑल एक्सप्रेशन हो गया। ln मतलब समझते हो ना, जिसका बेस क्या हो, E हो। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? अब इसी का यूज़ करके हर प्रोसेस के लिए हम बना सकते हैं। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि प्रोसेस आइसोथर्मल हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए T क्या होता है आपका, कांस्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, जब T कांस्टेंट होगा तो T1 और T2 क्या है, इक्वल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, 1 log ln 1, यानी इसको log में चेंज करेंगे तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 NR log V2 अपॉन V1। इसको मैंने log में चेंज कर दिया। आपको पता है log में कोई चेंज होगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है। तो देखो ये आ गया, अभी बताया था, देखो डेरिवेशन यहाँ से भी आ गया। इसी को दूसरे फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं 2.303 NR log P1 अपॉन P2। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अब आपको बताया एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक के लिए तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एडियाबेटिक में क्यू रिवर्सेबल क्या होता है, 0, यानी डेल्टा एस अपने आप ही, यानी डेल्टा सिस्टम भी 0, डेल्टा सराउंडिंग भी 0 एंड डेल्टा एस इनवर्स भी 0। अगर इसके बाद मैं बोलूँ आइसोकोरिक प्रोसेस है, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होता है तो बोलो बच्चा क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, जल्दी बता दो। आपका वॉल्यूम होता है आपका कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब क्या कि V1 और V2 दोनों इक्वल हैं। जब V1 और V2 दोनों इक्वल हैं तो ये फिर से क्या हो जाएगा, log 1, log 1 क्या हो जाएगा, 0, यानी ये टर्म 0 हो जाएगा। बचा क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा इज इक्वल टू एन सी वी एल एन T2 अपॉन T1, या इसी को लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NCV log T2 अपॉन T1। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अब मैं थोड़ा इस तरफ मूव कर रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आइसोबेरिक प्रोसेस हो, अगर प्रोसेस आपका आइसोबेरिक हो तो आपको पता है आइसोबेरिक में P क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। तो इस केस में आपको पता है डेल्टा एस CP के जगह CV के जगह क्या हो जाएगा, CV। ये देखो P1 और P2 इक्वल हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। इसका दूसरा, अच्छा एक मिनट मैं इधर थोड़ा, एक मिनट और थोड़ा बता दूं, इसका दूसरा अलग अलग फॉर्मेट आता है NCV, ठीक है। अब इसी को मैं CP भी तो लिख सकता हूँ, NCP ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln P1 अपॉन P2। अब मैंने प्रेशर को कैलकुलेट कर दिया, ये भी तो दूसरा फॉर्मेट है। अब आइसोबेरिक है तो P1 P2 क्या इक्वल है, तो ये पूरा टर्म क्या होगा, 0, तो बचेगा क्या ये। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, NCP ln T2 अपॉन T1। लो ये आइसो
बेरिक्स, हर प्रोसेस के लिए एक साथ मैंने ढूंढ लिया। तो फॉर्मेट बार बार बदलता जाता है। देखो पिछले बार में मैंने टी लिया था, यहाँ पे बदला नहीं था तो वो फॉर्मेट अलग हो गया था। हर बार फॉर्मेट आपका बदलेगा, मेथड कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो अब नेक्स्ट, अगर मिक्सिंग हो, अगर मानो N1 मोल ऑफ गैस A और N2 मोल ऑफ गैस B, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया किसी कंटेनर में, तो बोलता है इंट्रोपी ऑफ द मिक्सिंग बताओ। देखो इंट्रोपी ऑफ द मिक्सिंग हो जाता है 2-2.303 R, ओके। x1 log x1 प्लस x2 log x2। अच्छा x1 क्या है पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, N1 अपॉन N1 प्लस N2, और x2 मतलब क्या पता है, x2 मतलब क्या, N2 अपॉन N1 प्लस N2, याद रखना। यानी अगर कोई पूछे इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा तो फॉर्मूला होगा -2.303 R x1 log x1 प्लस x2 log x2। तो ये अलग अलग केसेस में मैंने आपको इंट्रोपी बता दी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन ईजिली अप्रोच टू मी। तो चलो बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूँ और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ चलते हैं, ठीक है। चलो अब जो आपका नेक्स्ट है वो आप समझ लेना। नेक्स्ट आपका है गिब्स फ्री एनर्जी। अच्छा ये जो है ये एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है जिसके अंदर, जिसमें जो डिक्रीजमेंट होगा, द ऐसे बोलो द अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी which is used to do useful work, that is called Gibbs free energy। यानी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे यूजफुल वर्क हो जाए that is called Gibbs free energy। यानी Gibbs free energy इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं W यूजफुल, याद रखना। यूजफुल जितने भी वर्क आप कर लो, क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है, G इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा एच, दैट इज इंथैल्पी चेंज, एंड डेल्टा एच दैट इज इंट्रोपी चेंज। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। इसी को बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अगर आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, याद रखना, अगर आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, याद रखना, नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी आपका क्या होगा बच्चा, पॉजिटिव होगा। और अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर आपके इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी आपका क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी भी इसी तरह से निकालते हैं। स्टैंडर्ड मतलब समझते 298 केल्विन पे इज इक्वल टू फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। ये गिब्स फ्री एनर्जी है और ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अच्छा अब आपसे कोई पूछ ले कि भैया स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन होता है। अब आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी डैश प्लस एल एन क्यू। सपोज कोई रिएक्शन है ए प्लस बी से, ये मैं इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। ए प्लस बी से सी प्लस डी बना, तो ये जो क्यू की वैल्यू होती है ना, वो होती है कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू, इसको बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब अगर एट इक्विलिब्रियम लिख दें, एट इक्विलिब्रियम जो होता है डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो, याद रखना। सारा बताऊंगा नेक्स्ट में भी। जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस एल एन क्यू के जगह क्या लिखेंगे, सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी। एट इक्विलिब्रियम Q इज इक्वल टू के हो जाता है के सी, इसीलिए ये के सी का एक्सप्रेशन भी है, इसलिए यहाँ पुट कर दिया। अब ये इधर आ गया तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एल एन, इसको बोलते हैं के सी, तो लिखो एल एन के सी, यही रिलेशन होता है, याद रखना। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 एल लॉग के सी, ये वैल्यू हमेशा याद रखना।
क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। फिर से देख लो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस, अच्छा एक चीज एल एन क्यू। अब एक चीज और अगर गैस कांस्टेंट यहाँ पे दे दे तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, रब कर दूं इसको, ठीक है। इसमें इंक्लूडेशन होगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस ये यहाँ पे आ जाता है 2.303, ठीक है, 2.303 लॉग क्यू, एंड यहाँ पे आर के टर्म्स में इन्वॉल्वेंट होते हैं। तो ये जो आर का टर्म्स है ये मैं आपको जो है इक्विलिब्रियम में अच्छे तरीके से बताऊंगा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं इसके रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा लेवल अप करूंगा, जो जेई एडवांस लेवल का होगा, तो इसको मैं और थोड़ा सा एलाबोरेट कर लूंगा। चलो बच्चों, आज समय आ चुका है, आपसे विदा लेने का टाइम हैज कम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।